नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण। किसी भी भाषा की वह लघु इकाई जिसका भंजन न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। संस्कृत साहित्य के महान विद्वान पाणिनि व्याकरणानुसार संस्कृत वर्णों की उत्पत्ति शिव डमरू की टंकार से हुई है। आधुनिक हिंदी भाषा में उन्हीं वर्णों का उपयोग होता है। आधुनिक हिंदी वर्णमाला को दो भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। वर्ण संस्कृत और हिंदी की वर्णों का स्रोत एक ही है। संस्कृत और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी ही है। देवनागरी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें से 11 स्वर, 33 व्यंजन, 1 अनुस्वार, और 1 विसर्ग अह शामिल हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 द्विगुण व्यंजन ड़ा और अढ़ा तथा 4 संयुक्त व्यंजन क्ष, प्र, ज्ञ, श्र होते हैं। वर्णों के प्रकार। हिंदी वर्णों को 2 मुख्यतः भागों में विभक्त किया गया है। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्थल नाभि से कंठ के मध्य हो तथा अवरुद्ध वायु वेग से ध्वनित हों, स्वर कहलाते हैं। अर्थात नाभि से वायु के माध्यम से मुख से बिना किसी अवरुद्ध के सीधे बाहर उत्सर्जित होने वाले ध्वनि चिन्हों को स्वर कहा जाता है। हिंदी स्वरों की गणना वैसे तो 11 है, परंतु 2 संस्कृत के स्वरों का भी इनमें सीधा प्रयोग होता है, जिससे स्वरों की संख्या बढ़कर 13 हो जाती है। इन्हें भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। का मूल स्वर, यह स्वर का एकल स्वरूप है। इन्हें भी 2 खंडों में बांटा गया है। लघु, जिसमें छोटा ई और ऊ स्वर आते हैं, और ह्रस्व ऋषि स्वर ह्रस्व स्वर का एकमात्र उदाहरण है। हा, संधि स्वर, इनके 2 स्वरों के योग के बराबर उच्चारण ऊर्जा होती है। ये हैं दीर्घ स्वर, 2 छोटे या लघु स्वर आ धन आ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, उ धन उ बराबर उ। उच्चारण में दीर्घ होते हैं। संयुक्त स्वर, इनमें आ री के योग से ए तथा आ और ए के योग से आई वर्ण का निर्माण होता है। इसी प्रकार आ और उ के योग से ओ, आ और ओ के योग से औ स्वर का निर्माण होता है।
आयोगवाह ध्वनियाँ अम और आह को स्वर में नहीं गिना जाता है। इन्हें आयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं क्योंकि इनका हिंदी के मूलतः स्वतः ही तत्सम रूप में इनका प्रयोग होता है। व्यंजन। इन वर्णों की उत्पत्ति स्थल कंठ और ओष्ठ के मध्य अंतर्मुख के विभिन्न हिस्सों में वायु के अल्प और महास्पर्श या घर्षण होने से होता है। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। आ वर्ग व्यंजन। इनकी संख्या 5 है जो निम्नानुसार है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन और उनके सदस्य होते हैं। अतः वर्ग व्यंजनों की कुल संख्या 25 हो जाती है। अब हम जानेंगे वो वर्ग व्यंजन कौन से हैं। जिनकी उत्पत्ति कंठ से हो उन्हें कंठ्य वर्ग कहा जाता है। इन्हें का वर्ग भी कहते हैं, अर्थात का इनका मुखिया है। इस वर्ग में स्वयं का को मिलाकर कुल 5 सदस्य हैं। वे इस प्रकार हैं: क, ख, ग, घ और अनुनासिक इंग। अनुनासिक स्वर का उच्चारण कंठ के अलावा नासिका से अधिक वायु ध्वनि के साथ होता है, इसलिए इसको अनुनासिक स्वर की संज्ञा भी दी जाती है। दूसरा तालव्य। इनका उत्पत्ति स्थल जिह्वा का तालु में स्पर्श से उत्पन्न अल्पवायु से होता है। इस वर्ग का मुखिया च है, इसलिए इसे च वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये हैं च, छ, च, झ और अनुनासिक इंग। तीसरा मूर्धन्य। इनकी उत्पत्ति अंतर्मुख में जिह्वा के तालु से हुए घर्षण से होती है। इस वर्ग का मुखिया ट है, इसलिए यह समूह ट वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसके 5 सदस्य निम्नवत हैं: ट, छ, ट, ठ और अनुनासिक ण। दंत्य। अंतर्मुख में इनकी उत्पत्ति वायु वेग से दांतों के पार्श्व फलक से स्पर्श होती है, जिह्वा से होते हैं। इस वर्ग का मुखिया ता है, इसलिए इस वर्ग को ता वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसके क्रमशः सदस्य हैं त, थ, त, ध और अनुनासिक न। ओष्ठ। इन वर्णों की उत्पत्ति अंतर्मुख से महाप्राण वायु बंद अधरों से टकराने पर होती है। इस वर्ग का मुखिया प है, इसलिए इसे पवर्ग भी कहते हैं। इस वर्ग के सदस्य हैं प, फ, ब, भ और अनुनासिक म आदि। वा अंतस्थ व्यंजन। इन्हें अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका वर्णन करते समय मुख के अंदर से जो हवा निकलती है या जिह्वा हमारे किसी न किसी हिस्से को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, अर्थात इनका उच्चारण करते समय हमारे जिह्वा के मुख से किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं उच्चारण: य, र, ल, वा।
सा ऊष्म व्यंजन। इनको ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तब वायु अंतर्मुख क्षेत्र की पेशियों या परतों से घर्षण करती है, जिससे उष्णता उत्पन्न होती है। ये 4 व्यंजन हैं। आप भी दोहराएंगे तो आपके मुख में भी सामान्य ऊर्जा उत्पन्न होगी। सा, शा, सा और हा। संयुक्त व्यंजन। इन व्यंजनों का निर्माण 2 व्यंजनों से हुआ है या इन व्यंजनों के उच्चारण में 2 व्यंजनों का संयुक्त बोध होता है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं। क्ष, क और श के मिलने से क्ष वर्ण का उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार त्र, त और र के मिलने से त्र वर्ण की उत्पत्ति होती है। ज्ञ, ज और य वर्ण के मिलने से ज्ञा वर्ण की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार श, श और र वर्ण के मिलने से श्रा वर्ण की उत्पत्ति होती है। द्विगुण व्यंजन। इन व्यंजनों में 2 गुण पहले दोनों टावर्ग समूह के सदस्य हैं। दूसरा, इनके उच्चारण में जिह्वा को तालु से झटके से टकराया जाता है, तब इनका उच्चारण होता है। ये द्विगुण व्यंजन हैं। पहले हम इनको डा और ढा के रूप में पढ़ सकते हैं, परंतु इनके नीचे स्पर्श बिंदु लगा देने से इनके उच्चारण में एक उक्षिप्तता लग जाती है, इसलिए इन्हें उक्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। जैसे अड़ा और अढ़ा। किसी भी वर्ण के निर्माण में ये दूसरे और तीसरे या बाद के स्थान पर आते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के अन्य भेद हैं। घोष। ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झनकृत होती हैं उन्हें घोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग में तीसरा और चौथा व 5वां व्यंजन घोष व्यंजन कहलाता है। ये निम्नानुसार हैं। जैसे गा, घा, इंगा, जा, झा, इया, ड, ढ, ण, द, ध, न, व, भ, म। इनमें 2 द्विगुण व्यंजन भी शामिल हैं। ड़, अढ़। अतः इनके उच्चारण से आपकी स्वर तंत्रिकाओं में झनकार उत्पन्न होगी। इसका आपको भी अभ्यास करना है। जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रिकाएं झनकृत नहीं होती हैं उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा व्यंजन अघोष व्यंजन होता है, जो निम्नानुसार है। पहला और दूसरा काखा, चाछा, टठा, तथा, पाफा। इनमें 3 ऊष्मक व्यंजन भी शामिल हैं। सा, शा तो सा। अल्प प्राण। अल्प प्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग समूह का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण है। का, गा, इंगा, चा, जा, या, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, मा। महाप्राण व्यंजन ये वह व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है। इनमें प्रत्येक वर्ग के दूसरे व चौथे वर्ण शामिल हैं। जैसे खा, घा, छा, झा,
ठ ट थ ध फ ब। अंतर्मुख में उच्चारण की दृष्टि से वर्णों का विभाजन। मात्राएं। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों का दूसरा रूप मात्रा कहलाता है, जो निम्नानुसार है। जैसे अ स्वर के लिए मात्रा स्वयं आ होता है, जो किसी भी व्यंजन में स्वतः ही लोप हो जाता है, तभी उस व्यंजन की हलंत को अलग किया जाता है और उसे पढ़ा जाता है। जैसे का अब है आ, बड़ा आ, इसकी मात्रा एक खड़ी पाई की जैसी होती है और इसे हम किसी भी वर्ग व्यंजन या सामान्य व्यंजन में जोड़ते हैं तो उसकी पूर्णता होती है। जैसे क धन बड़ा बराबर का, क धन छोटी बराबर की, ई धन का बराबर की। इसी प्रकार का धन उ बराबर कु, का धन बड़ा उ बराबर कु, का धन ऋण बराबर क्र, का धन ई बराबर के, का धन आई बराबर कई, का धन ओ बराबर को, का धन औ बराबर कऊ, का धन अह अम बराबर कम, का धन अह बराबर कह। हिंदी वर्णमाला स्वर वर्ण, एक बार इनका उच्चारण करेंगे। अ आ, ई उ ऋषि, ए ऐ, ओ औ, अम आहा। इस प्रकार 13 स्वर आपके सामने व्यंजन का वर्ग में। प्रत्येक व्यंजन में आपको हलंत लगी दिखाई दे रही होगी। जब तक इनके साथ कोई स्वर समावेश नहीं होता, जब तक यह पूर्ण या मूल नहीं होते हैं, तब तक यह अधूरे ही माने जाते हैं। इसलिए स्वतंत्र व्यंजन वर्ण लिखने के लिए हमें प्रत्येक के नीचे हलंत लगा देना आवश्यक होता है। इसको पढ़ने के लिए क वर्ग, क ख ग घ इंग, च वर्ग, च छ ज झ इय, ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, त वर्ग, त थ द ध न, प वर्ग, प फ ब भ म। अंतस्थ य र ल व ऊष्म, सा श सा ह, संयुक्त क्ष त्र य श्र, द्विगुण ड़ा अढ़ा। अब बारी प्रश्नाभ्यास की, तो लीजिए प्रस्तुत हैं ये प्रश्न।